अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट की थी स्लाइड्स। अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया था या कुछ चीज़ समझ नहीं आई कल के सेशन में, कल की क्लास में, तो आप लोग पूछ सकते हो। Anyone have any question, any doubt from the previous session? तो he and she can ask. Okay. कल हमने टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन को ओवरव्यू किया था। Now we will move towards the teamwork and collaborations. Skills जो कि इंडस्ट्री को चाहिए होती हैं, वो कौन सी स्किल्स होती हैं जो कि एज अ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन में इंक्लूड होती हैं और हमें चाहिए होती हैं एज अ प्रोफेशनल टू एक्सेल इन आवर प्रोफेशनल सेटिंग्स। सबसे पहले चीज होती है डिजिटल कम्युनिकेशन। एज वी ऑल नो कि हमें डिजिटली जो है वो बातचीत करनी है। जैसे अभी हम भी डिजिटली कनेक्टेड है, इस तरह टीम्स भी विद इन डिजिटल मीडियम्स कनेक्टेड होती हैं। लाइक डिफरेंट जो है वो हमारे पास मोड्स होते हैं कनेक्टिविटी के, जैसे कि ईमेल्स हैं, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, हमारा जो है वो एसएमएस है, और इसी तरह से जूम कॉल और ये गूगल मीट वगैरह के थ्रू हम जो है वो डिजिटली कनेक्टेड है। डिजिटल कम्युनिकेशन को मास्टर करना, डिजिटल कम्युनिकेशन होना एक बहुत जरूरी चीज है। और डिजिटल कम्युनिकेशन में जो है वो ऑब्वियसली आपको वर्ड्स के साथ यू हैव टू प्ले अराउंड विद द वर्ड्स, यू हैव टू प्ले अराउंड विद द करेक्ट रिटन कम्युनिकेशन। बिकॉज उसमें ये होता है कि आप किसी के सामने तो होते नहीं हो, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जेस्चर्स है, वो पर्सन नहीं देख रहा होता। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छी वोकैबलरी यूज करें, वर्ड्स यूज करें, और उनके साथ आप उनको जो है वो उनसे बात की। तो डिजिटल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द टीमवर्क एंड कोलैबोरेशन एज वेल एज ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन हम डिजिटल लिटरेसी और इसको मैं मिक्स कर गया, आई एम सॉरी। ओपन कम्युनिकेशन वी विल डिस्कस डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, ओपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम। सो these both are interlinked, basically digital and open communication, because we are using digital mediums and we have to communicate openly. तो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन में, जैसे मैंने कल भी काफी इस चीज के ऊपर डिस्कस किया था, कोलैबोरेशन से रिलेटेड, टीम वर्क से रिलेटेड, ओपन कम्युनिकेशन होना कितना जरूरी है। और अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती विद इन टीम के साथ, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो डेवलप करें, जो कि हमारे पास डिजिटल चैनल्स होते हैं डिजिटल इन्वायरमेंट में, रिमोट टीम में। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि ऑन साइट में, तो वहाँ हमारे लिए मतलब हम ऑन साइट जो है वो हम उनके साथ जो है वो अ, ज्यादातर जो है वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ नॉन वर्बल एंड वर्बल आती है, और जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा आती है। सो ओपन कम्युनिकेशन होना, आइडेंटिफाई करना चैनल्स को, और उसके अलावा जो है वो उसमें जो है वो आपका पता होना कि क्या वो कम्युनिकेशन वर्क हुआ, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। और ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये हो तो इससे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है। सेकेंड जो चीज होती है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो भी एक अगेन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन स्किल है, जो कि बहुत जरूरी है। कोई भी इशू आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है विद इन टीम, विद इन कोलैबोरेशन, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली वहाँ काम आती है। हाउ टू रेजोल्यूट दैट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप बात करके, आप कम्युनिकेट करके, आप उस चीज का पोटेंशियल सोल्यूशंस किस तरह से जो है वो निकालते हो। जैसे यहाँ जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इफेक्टिवली मैनेजेस डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। जैसे कल एक क्वेश्चन भी बच्चे ने किया था
डिसएग्रीमेंट्स को कैसे जो है वो हम कर सकते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ओपन कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है। कि प्रॉपर स्ट्रक्चरल जो होता है ना, एक मेंटेनेंस वो जरूरी होती है कि क्या किसी के रोल है, किसको क्या करना है, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन है, कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है, कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो वो सारी चीजें जो है वो पता होना जरूरी होती हैं। देन उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स सच एज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड रिपोर्ट बिल्डिंग। अच्छा, इसमें भी ये चीज है कि देखें, जब हम बात करते हैं कोलैबोरेशन की, टीम वर्क में, तो उसमें जो है वो हमारे पास जो थर्ड स्किल आती है, इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं कि किसी के साथ प्रॉपर बातचीत करना, एम्पैथी होना। एम्पैथी मतलब कि टू अंडरस्टैंड समवन, ठीक है, कि आप दूसरे के इश्यूज को या दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, और किस तरह से आप जो है वो अपनी बात जो है दूसरे के आगे रख रहे हो और उसकी बात को भी समझ रहे हो। ठीक है, समटाइम्स जैसे मैंने कल भी एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी दी थी कि समटाइम्स हम ऐसे लॉजिक्स रख रहे होते, बिकॉज विदाउट लॉजिक हम बात कर रहे होते, जस्ट बिकॉज कि हमारी एक अथॉरिटी एंड वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग कि नहीं नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली यू शुड गिव द लॉजिकल रीजंस, लॉजिकल जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि जो है वो प्रॉपर जो है वो एक कोलैबोरेटिव जो है इन्वायरमेंट डेवलप हो पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। यहाँ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ लें। कोलैबोरेशन एंड डिजिटल, सॉरी, टीम वर्क से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बच्चे ये बिल्कुल जो है वो सब्जेक्ट नहीं है इस चीज का कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम कैसे, जो ये करियर डेवलपमेंट के सेक्शन में आती हैं चीजें, जिसमें बेसिकली रिपोर्ट नहीं लिखते हम प्रपोजल लिखते हैं, या फिर हम जो है वो पोर्टफोलियो उनको शेयर करते हैं अपना, रिपोर्ट नहीं लिखते। रिपोर्ट जो होती है वो होती है आपके वर्क, हाँ वर्क रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे कोई एनालिटिक्स है या कुछ, तो वो अलग चीज होती है। तो वो मैं यहाँ नहीं आंसर कर सकती अभी फिलहाल, क्योंकि वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो बाद में, इनबॉक्स में मैं आपको इस चीज का आंसर जरूर दे दूंगी। अ, तो उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर जो है, मैं ग्रुप में भी ऐड हूँ, और आप जो है वो एडमिन से भी रब्ता करके मेरा नंबर ले सकते हो। ऑल्सो एडमिन ऑफ द ग्रुप, तो आप वहां से जो है मुझसे रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क से रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है या कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। कम्युनिकेशन करने का तरीका कार जो है बेसिकली टीम वर्क में जो है वो ओपन होना चाहिए। लाइक किस तरह से देखें कि रोल्स एंड ड्यूटीज प्रॉपर आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ठीक है, कि भी किसके क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कौन इस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन प्रॉपर स्ट्रक्चर एक होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए वर्क फ्लो का, कि भी कौन सी बात मुझे किससे करनी है और किसने जो है इस बात पे मुझे आंसर देना है, ठीक है। ये चीजें ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर जो है वो अ, होनी चाहिए, डिसाइडेड होनी चाहिए, और विद इन अ टीम डिसाइड। अगर आप देखें, अगर अपना छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर, जैसे अब आप लोग कोई इस चीज का आइडिया होगा कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, तो टीम आपको जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है, या कोई भी आप यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट करते हो, वहां होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि वहाँ तीन लोग हैं। जैसे कि एक बच्चा है जिसका नाम अली है, एक लड़की है उसका नाम आयशा है, एक बच्चा है जिसका नाम जो है अहमद है। फॉर एग्जाम्पल हम तीन बच्चों के नाम ले लेते हैं। और देखिए, अली, आयशा और अहमद ये तीन टीम मेंबर्स हैं। अब इन तीनों ने जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करना है।
अब अली जो है वो आयशा से बात करता जा रहा है, ठीक है, और अहमद को बीच में पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। या फिर जो अहमद है वो काम कर रहा है और उससे यही नहीं पता कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा या इसका क्या हल है, मतलब इस चीज को आयशा कर रही है या अहमद कर रहा है, तो वहां भी काम खराब होता है। तो जब आप कम्युनिक बेसिकली जब आप टीम में काम करते हो तो समटाइम्स ये भी होता है कि एक बच्चा काम लगा होता है, सबके नाम लिख के जो है वो दे दिए जाते हैं कि चलो जी सबके ऐड कर दो। तो वो भी काम नहीं ठीक होता। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप एक दूसरे से बातचीत करो, प्लान करो कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, ठीक है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रेजेंटेशन बनानी है, अली को कह दिया गया कि भी तुमने जो है वो क्या करना है, सारा डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, जितना डाटा कलेक्ट करके तुम हमें दोगे, रिसर्च वर्क भी तुम रिसर्च में बहुत अच्छे हो, तुम रिसर्च कर लो, ठीक है। आयशा जो है वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छी है, उसकी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी होती है, बड़ी अच्छी वो डिजाइन कर लेती है। उसको कह दिया गया कि भी तुम प्रेजेंटेशन जो है वो डिजाइन कर लो। और जो अहमद है उसे कोई और काम दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल जो है वो मतलब कि वो जो भी अली जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करेगा, अहमद जो है उस डाटा को मजीद जो है उसको वैल्यूएट करके उसके ऊपर मजीद जो है वो एडिशन कर लेगा या उसके अंदर से चीजों को देखेगा और उसको मजीद जो है प्योरीफाई करके आयशा को देगा कि नहीं ये हम लोग जो है वो इसको देखेंगे। अब ये होगा कि जैसे ही अली ने डाटा सारा का सारा कलेक्ट कर लिया, वो लाएगा अहमद और आयशा के पास। अहमद और आयशा उस डाटा को देखेंगे और जब वो देख लेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा इसमें ये भी ऐड हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये चीज ऐसे हो सकती है, वो चीज ऐसे हो सकती है, तो वहां फिर जो है वो तीनों जब डिसाइड कर लेंगे, देन प्रेजेंटेशन जो डिजाइनिंग है वो आयशा परस्यू कर देगी और इस तरह से एक प्रॉपर टीम वर्क में काम हो जाएगा। अब हो ये दैट सिनेरियो देखे इसका, ये किस चीज की वजह से हुआ, प्रॉपर प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन की वजह से कितनी अच्छी से स्मूथली चीज हो गई। लेकिन यहाँ ये हो कि ना अली को पता है क्या कर रही है आयशा, ना अहमद को पता है क्या आयशा और अहमद कर रहे हैं, तो वो सब जो है वो मैस हो जाएगा। वो भी अपना डाटा रिसर्च कर रहे हैं, वो अपना डाटा रिसर्च कर रहे हैं, आयशा अपना डाटा रिसर्च करने लगी है, वो भी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हैं, वो भी डिजाइन कर रहे हैं। इस तरह से मैस क्रिएट होता है। तो और फिर यहाँ काउंटर कम्युनिकेशन भी होती है कि अगर डाटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो जो आयशा है वो जाके अहमद अली को ही पूछेगी, क्योंकि रिसर्च उसने की है, अहमद ने नहीं की, ठीक है। और इसी तरह से अगर डाटा की जो स्ट्रक्चरल है या डाटा को किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो आयशा अहमद से ही जाके पूछेगी, बिकॉज अहमद ने ये काम जो है किया है, अली ने ये काम नहीं किया, उसने जस्ट रिसर्च करके दी है। तो इससे हम कहते हैं प्रॉपर टीम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, आप लोगों को ये सिनेरियो समझ आ गया होगा किस तरह से जो है जब भी अब आपने अगर प्रेजेंटेशंस बनानी है या आपने करना है टीम प्रोजेक्ट्स, तो आपने इन चीजों को याद रखना है। जब इस तरह से काम होता है तो बहुत स्मूथली काम होता है। अगर ये स्ट्रक्चर्स को इस तरह से हम नहीं प्रॉपर फॉलो करते तो फिर काम ज्यादा बिगड़ जाता है, इवन ज्यादा क्या बिगड़ ही जाता है। एक चीज क्लियर हुई है आप सबको? मैंने काफी अच्छे से जो है शायद एक्सप्लेन कर दिया कि क्लियर कम्युनिकेशन जो है एग्जैक्टली कम्युनिकेशन होती क्या है। और कम्युनिकेशन ये है कि अपनी बात को जो है वो आसानी से दूसरे को जो है क्लियरली और आसानी से दूसरे को बस समझा देना, बता देना, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ताकि दूसरे को समझ आ जाए, बस ये चीज होती है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आपका, बेसिकली ये कि गुस्सा आ जाए तो उस टाइम पे कंट्रोल करें, उस चीज को रखें एंड देन टेक डिसीजन, एंड जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो अपना डिसीजन जो है डिस्क्लोज कर दें।
क्योंकि होता ये है कि गुस्सा कंट्रोल करने का एक ही हल है कि उस टाइम पे अगर आप कुछ भी वावेला डालोगे तो उसका कोई भी जो है वो कोई आउटकम नहीं निकलेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है या प्रोजेक्ट को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करे, देन यू हैव द राइट कि आप उस चीज को डिस्कस करो या कहो कि भी आप इसको ठीक करो, ये तरीका ठीक नहीं है। तो वो चीज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है यार अब काम चल जाएगा और बार बार कहने से फर्क नहीं पड़ता, एक तो दफा को अगर आपको लग रहा है कि सेम चीजें रिपीटेडली हो रही हैं, देन अपना एक डिसीजन ले लो, अपनी फुलफिल करो कमिटमेंट, एंड देन आप जो है वो अपना डिसीजन डिस्क्लोज कर दो। दिस इज द राइट वे टू डील विद सच सिचुएशंस। इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि ये होता है कि समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि रिपीटेडली हो रही होती हैं और कुछ लोगों को वो चीजें डिस्टर्बिंग लग रही होती है, डिस्टर्ब कर रही, तो मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या उनके अकॉर्डिंगली ठीक हो, लेकिन दूसरे बंदे को वो डिस्टर्बिंग लग रही है तो इट्स टोटली फाइन। तो या तो आप उन चीजों को डिस्कस कर लो, ठीक है, अगर आपको उसका हल मिलता है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता और आपको बार बार जो है वो चीज बार बार फेस करने को मिल रही है, तो देन आप जो है वो अपना उस जगह से बेहतर है कि आप जो है वो अपने आप को डी अटैच कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप बार बार जो है उस फ्रस्ट्रेशन को फेस। क्योंकि समझने वालों को एक दफा ही बात समझ आ जाती है, और जिसने नहीं समझना उसके सामने आप जो है वो ढोल पीटते रहो, उसे नहीं समझ आ। बच्चे बेसिकली बात पता क्या होती है, जब हम शुरू करते हैं ना काम करना, तो हमें पता नहीं होता, बिकॉज मैंने कि हमने किस टीम मेंबर को किस तरह से जो है वो डील करना है या क्या टास्क असाइन करने हैं। अब ये होता है कि पहले तो ये चीज होती है कि टीम अगर काम नहीं करती तो उनसे पूछा जाए कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, क्या इशू आ रहे हैं, कोई मसला आ रहा है तो हमें शेयर करें। अगर फिर भी नहीं वो मसला शेयर करते थे, देन उनको जो है वो आपको राइट है कि आप उन्हें रिमूव करें या उनको आप जो है वो निकाल लें पास से। दूसरा बात ये कि जो लीडरशिप रोल्स होते हैं वो भी बड़े सोच समझ के दिए जाने चाहिए, क्योंकि लीडरशिप रोल्स जब हम देते हैं, और हर किसी का लीडरशिप स्टाइल भी फर्क होता है। कुछ लीडर्स जस्ट इसीलिए काम करते हैं कि भी ओके आगे टीम होके काम करो काम करो काम करो, ये भी कर दो वो भी कर दो वो भी कर दो ये भी कर दो, ये चीज जाने बगैर कि क्या ये मेरा बच्चा जो है या मेरा टीम मेंबर जो है ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। बिकॉज सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर लीडरशिप, इस चीज के ऊपर कोई बुरी चीज नहीं है, वो किसी और चीज में बहुत अच्छे होंगे। तो ये भी चीजें देखनी होती हैं कि हम जिस रोल पर हैं, क्या हम उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं या क्या उस चीज के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं, फिर अपने पर काम करें। लीडर को खुद पे काम पहले करना चाहिए। दूसरा, टीम जहां तक नहीं काम करती उनके लिए ये है कि आप उनको पूछो कि क्यों नहीं काम कर रहे, हमने कमिटमेंट की है, उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करो, उनको टास्क असाइन करो, ठीक है, उनको टास्क करना सिखाओ, अगर आपको आते हैं उनको सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। लीडर का जस्ट ये काम नहीं होता कि उनसे काम करवाई जाना, उनको सिखाना भी जरूरी होता है कि आप उनको सिखाओ भी, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करो, ठीक है, फिर उनको जो है वो आप काम भी दो, ठीक है, उनको कोई इशू आ रहा है उनके इश्यूज रिसॉल्व करो, उनके लिए प्रॉपर एवेलुएशन डिजाइन करो ताकि वो उस चीज को फॉलो करें, ठीक है। और अगर उन चीजों के ऊपर कोई नहीं मैट्रिक्स इसको फॉलो करता, देन आपके पास राइट है कि आप उन्हें रिमूव करो, क्योंकि ऐसी टीम का कोई फायदा नहीं होता जो काम ही ना करे और जो बस सोई रहे बैठी रहे और डेजिग्नेशन लेके बैठ जाए। बिकॉज टीम का काम है कि वो काम करे, ठीक है, वो साथ आपके काम करे, और अगर नहीं कर सकती तो फिर दो तीन मेंबर्स भी काफी हैं अगर वो काम करने वाले हैं तो हमेशा बेसिकली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में खासतौर पे मैंने ये चीज देखी है, तो इतने लोग उन्होंने भरे पड़े होते हैं बस इस पर्पस के लिए कि भी हमारे पास 100 मेंबर्स है, हमारे पास 200 मेंबर्स 500 मेंबर्स हैं, बट काम जो है उनमें से जस्ट जो है वो दो या चार लोग कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से रहने का भी हक फिर उन्हीं को ही होता है, बाकियों को रहने का हक नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट डेकोरेशन पीसीज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। होप आपको समझ आ गया क्योंकि उनसे कैसे काम करवाया जा सकता है, प्रॉपर प्लान करें, देखें कि क्या हो। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, दो चीजें होती हैं। टीम काम पता है क्यों भी नहीं करते, क्योंकि उनको उसका नॉलेज ही नहीं होता।
अब हर जगह पे आप एक चीज नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। समटाइम्स तो ये होता है कि ठीक है टीम जो है वो काम कर लेगी, छोटी आसान चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो है वो हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट है, जैसे वाईएमएन है। वाईएमएन में जो है वो अब कोई टीम आती है तो उनको जो है वो इतनी हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वाईएमएन इज अ प्रोजेक्ट जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। यहाँ हर चीज चल सकती है, हर चीज ही चल जाएगी। क्योंकि पहली तो बात ये कि सोशल इनिशिएटिव है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि शुरू से एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा गया, स्टूडेंट इनिशिएटिव है। तो इतना इसके ऊपर फोकस में कि वो चीज नहीं है कि भी हम टीम को लाएं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि भी आपने किस तरह से इस पे काम करना है, ठीक है। बट समटाइम्स कुछ जो प्रोजेक्ट्स थीम ओरिएंटेड होते हैं उन पे हमें जो है वो ट्रेनिंग्स देनी होती। हमें टीम को सिखाना भी पड़ता है कि आपने इस पर्टिकुलर चीज को लेके काम कैसे करना है। जैसे कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, इवन बड़ी बड़ी वहाँ पीएच वो जो नेस्ले है, आपके पास जो है ये केएफसी है, बल्कि बड़ी जो कंपनीज हैं, खासतौर पे नेस्ले के बारे में तो बहुत ज्यादा फेमस है कि वो तो इतना अपनी टीम को ट्रेन करते हैं। मतलब उनके पास ये नहीं कि वो बच्चे नहीं हायर कर लेते, उनको पहले नॉलेज होती है अपने काम की। उनके पास जो है वो ग्रेजुएट्स ही जाते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे खास एक्सपीरियंस वाले लोग जाते हैं, बट दे स्टिल गिव देयर टीम्स ट्रेनिंग्स। तो टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी कंपनी की ट्रेनिंग देते हैं, अपना उनको समझाते हैं कि कैसे आपने जो है वो इसको लेकर चलना है, क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या इसकी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। तो इस बात पे भी टीम काम नहीं कर रही थी बिकॉज इनको नॉलेज ही नहीं होती कि हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलना है या हमने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कैसे करना है। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी फॉर द लीडर कि वो उनको सिखाए कि आपने इस प्रोजेक्ट को, और उसके लिए लीडर को भी वो प्रोजेक्ट का एबीसी आनी चाहिए। कि वो भी थोड़ा बहुत उसको भी पता हो कि भी ये क्या है, ये कैसे है, ठीक है। तो ये और दूसरी बात ये, एक तो ये रीजन हो जाता है, दूसरा ये कि वो जो है ना वो शायद वो काम करना नहीं चाहते हैं, जस्ट उन्होंने फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट ज्वाइन किया हुआ है। उस केसेस में जो है वो आप जस्ट उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि उनका क्या इशू है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लें, अपना एक एक्शन प्लान बना कर उनसे एक्शन लें। इंशाल्लाह आपकी टीम काम जरूर करे। इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? ये बच्चे किसका सवाल था? AR करके है आपका नाम, तो आई होप मैंने आपको जो है वो आंसर कर दिया, काफी इन डिटेल आपको समझ आ गई होगी। और किसी ने कुछ पूछना हो? ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का होता है। जब जो लीडरशिप रोल्स में नए नए आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, तो वो काफी ये सवाल करते हैं। प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो उनमें भी काफी ज्यादा सवाल किए जाते हैं कि ये कैसे काम करवाया जाए। ओके गुड, ठीक हो गया। ओके तो आज हम जो हमारा डे 2 है, डे 2 में हमने जो प्रोफेशनल ग्रोथ एंड अडेप्टेबिलिटी को स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड अडेप्टेबिलिटी। अच्छा, ये बेसिकली प्रोफेशनल ग्रोथ में जो है और अडेप्टेबिलिटी, आई मीन तीनों में, इनमें हम तीन एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें डिजिटल लिटरेसी है। इसके अलावा जो है हमारे पास लीडरशिप को हम स्टडी में कल जो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन पे बात की, जो हम प्रॉपरली लीडरशिप को देखेंगे कि लीडरशिप जो है वो बेसिकली कल क्वेश्चन भी किया गया था लीडरशिप से रिलेटेड। हम लीडरशिप को भी देखेंगे, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखेंगे। और ये वो कोर स्किल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और आपको जो है वो एज अ प्रोफेशनल जो है एक सीजन प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी आपको पता ही है कि आजकल डिजिटल स्किल्स का होना कितना जरूरी हो गया है आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके जो है वो काम के लिए। और जैसे कि अब एआई आ गया तो उसने तो बहुत ज्यादा चीजों को जो है वो मजीद डिजिटलाइज कर दिया है। डिजिटल लिटरेसी में ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो मतलब सॉफ्टवेयर है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपने अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए काम कैसे करना है, ठीक है। उस चीज के लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी। जैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कि अडेप्टिंग इन टेक्नोलॉजी,
boosting productivity and improving collaboration in modern workplace। तो ये भी चीज है ना कि जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे, डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, हमारे पास टीम टूल्स हैं, ठीक है, आसाना, इसके अलावा जो है वो ट्रेलो है, और डिफरेंट टूल जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। इसके अलावा जो है बेटर कोलैबोरेशन के लिए, मैं जैसे कि हमारी टीम रिमोट वर्क के लिए जो है ना डिजिटल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, आपके खुद के टास्क मैनेजमेंट के लिए इतनी डिजिटल लिटरेसी आनी चाहिए कि आप डिजिटल टूल्स को, डिजिटल सॉफ्टवेयर को अपनी डेली लाइफ में अपने टीम को प्रोडक्टिव रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है बेसिकली जहाँ जो है वो हम बात करते हैं तीन कोर स्किल्स जो कि इंडस्ट्री चाहती है कि आपके पास होनी चाहिए। उसमें इंफॉर्मेशन एवेल्युएशन, जो इंफॉर्मेशन एवेल्युएशन जो है वो कहीं ना कहीं हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। कुछ रोल्स में तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ में जो है वो लीस्ट होती है। लेकिन आजकल जितनी भी और इंफॉर्मेशन इतनी भरी पड़ी है, हमें उसे एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, चाहे फिर आप किसी भी इंडस्ट्री से रेलिवेंट। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आजकल अब रिज्यूमे के बारे में, अगर एक टॉपिक है रिज्यूमे, ठीक है, अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यहाँ, तो रिज्यूमे बनाना सबको बनाना होता है, या बनाया होगा कभी, या इनके आगे इन फ्यूचर बनाएंगे आप लोग। तो उसमें अब इतनी, आप इंस्टाग्राम खोले रिज्यूमे लिखे, आपको इतनी ज्यादा टिप्स मिल जाएंगी, इतनी सारी टिप्स मिल जाएंगी कि आपकी सोच है, ठीक है, कि एटीएस है, ये है, वो है, ऐसे बनाए, वैसे बनाए, फलां करें, फलां करें। बट एक प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है उस चीज के लिए, ठीक है। तो उसको असेस करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना जो भी आपके पास आई है, वो जो है स्किल जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है आपकी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, उसकी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है, उसको भी फिर आगे एवेल्युएट करना कि क्या ये ठीक है, गलत है। तो ये स्किल जो है वो बहुत ज्यादा मांगी जाती है आजकल के मॉडर्न वर्क प्लेस में। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन, इसको मैं ऑलरेडी काफी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ओपन कम्युनिकेशन में भी, कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, बिकॉज हम डिजिटली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इसी चीज के चलते हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी इसकी जो है वो तरजीह देनी पड़ती है। बिकॉज इंटरनेशनली अगर हमने बात करनी है, या हमने इवन अगर हमने विद इन पाकिस्तान में बात करनी होती है ऑनलाइन, तो हम मोस्टली जो है वो इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियली, फॉर्मली। तो उसके लिए ये जरूरी है। उसमें जो है डाटा मैनेजमेंट के, आपके पास जो भी डाटा है उसको कैसे मैनेज करना है, वो आपको अपनी जो है वो डिजिटल अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको आप कैसे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपने देखना होता है। तो ये तीन डिजिटल स्किल्स है जो कि ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक इंडस्ट्री की। देन हम बात करते हैं इफेक्टिव लीडरशिप की। इफेक्टिव लीडरशिप में जो है वो हमारे पास आ जाता है कि एबिलिटी टू इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल्स और टीम्स टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। अभी यानी कि एबिलिटी टू इंस्पायर एंड गाइड, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि आपने जस्ट उनसे काम करवाना है। एबिलिटी टू इंस्पायर एंड गाइड, अपनी टीम को गाइड करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जस्ट सारा दिन गायब रहे और शाम को आके उनसे ये कह दे कि ये काम कर लो, तो आपकी टीम कभी भी आपको काम करके नहीं देगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू गाइड देम, यू असिस्ट देम, यू ट्रेन देम। फर्स्ट ट्रेन योर टीम, अपनी टीम की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जरूर लें। जो आज जितना आपको आता है वो उतना सीखे, और नहीं आता तो प्रिपेयर करके सीखे, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन जब आपने अगर लीडरशिप में आना है, और अगर आप में से सबका ही कहीं ना कहीं होता है कि मुझे अच्छा लीडर बनना है और मुझे लीडरशिप में आना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि लीडर क्या होता है। कि टू इंस्पायर, आपने अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कामों के थ्रू इंस्पायर करना है और उनको गाइड करना है टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है, अब टीम को या इंडिविजुअल्स को, ताकि वो कॉमन गोल अचीव कर पाए आपके साथ। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी किस तरह से जो है वो वर्क प्लेस पे रेलेवेंस क्या है, कि इट इज क्रूशियल इन द वर्क प्लेस एज इफेक्टिव लीडरशिप टाइम ड्राइव्स engagement, foster collaboration and enhance ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है ना, वो ये सारे काम करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, कोलैबोरेशन को फोस्टर करती है। इसके अलावा जो है वो आपके बेटर जो है वो आपके लिए जो है एंगेजमेंट लेकर आते थे। ये सारी चीजें जो है वो इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से ही पॉसिबल होती हैं, और ये जरूरी है कि वर्क प्लेस के लिए। और इसकी रेलिवेंस ये होती है कि अगर आप को अच्छे लीडर नहीं ना मिलते, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं।
ये लीडरशिप होती है। लीडरशिप में जो कोर स्किल जो इंडस्ट्री में रिक्वायर है, इसमें सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन पे मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा बात कर चुकी हूँ। तो लीडरशिप का ये कोर स्किल है। इसको मैंने इसलिए ऐड किया बिकॉज इसके बगैर तो लीडरशिप पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो लीडरशिप में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। जैसे कि यहाँ बात की गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, तो आप इसी तरह कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव टू, अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस का कहीं भी ये मतलब नहीं था कि आप एक्शन नहीं लेंगे। ये भी एक बहुत जरूरी चीज, कि आप किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करेंगे। जहाँ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत लग रहा है तो उसको गलत कहने में कोई बुरी चीज नहीं होती। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखें। ये नहीं कि अब मैं कहूँ, कुछ लोग ये कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में आप जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ये इमोशंस को सप्रेस करना होता है। नो, इमोशनल इंटेलिजेंस इज जस्ट मैनेजिंग योर इमोशंस। ठीक है, यू नो व्हेन टू रिएक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, कब कहाँ क्या रिएक्ट करना है। लाइक विद इन प्रोजेक्ट या विद इन कोई काम चलते हुए आपको बस बस जो खत्म 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 खत्म, या आप गुस्सा कर दो या आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट कर दो, तो वो काम खराब होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज आपको मायूब लगी है, बुरी लगी है, उस पर बात करना कोई बुरी चीज नहीं होती। यू कैन डू दैट। इमोशनल इंटेलिजेंस हमसे कहीं भी नहीं ये कहता कि आप जो है वो हर चीज बर्दाश्त करी जाओ और आपको कोई बात नहीं, ओके ओके फाइन फाइन ठीक ठीक जी जी जी, ये चीज नहीं कहता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स के मैनेज योर इमोशंस, लर्न टू मैनेज योर इमोशंस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, और उस चीज को आप कर सकते हो। ठीक, इस तरह से तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी लीडरशिप में बहुत जरूरी होती है कि आप इसको भी डेवलप करें। इसके अलावा जो थर्ड स्किल है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इसलिए कि ये डिसीजन मेकिंग की एक तो डिसीजन मेकिंग होता है कि उसकी जरा थोड़ी सी आगे एडवांस जो है वो फॉर्म है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होता है फॉर अ लीडर। लीडर जो है वो एक चीज नहीं सोचता। लीडर वन साइडेड नहीं हो सकता। लीडर को हमेशा ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है। अगर लीडर जो है वो जस्ट एक चीज देख के डिसीजन ले लेगा कि ओके ओके फाइन फाइन ठीक है, क्योंकि ये बच्चा जस्ट एक एक्टिव होने पर उसको डिसीजन दे दिया जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, और अगर उसके जस्ट स्किल की बेसिस पे इसको डिसीजन दे दिया जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो ओवरऑल देखना पड़ता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज करते हुए लीडर जो है वो डिसीजंस लेते हैं और लेने चाहिए। तभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आती है, हमें हाइक देखने को मिलती है। वरना फिर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। लीडरशिप से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जी बच्चे, किसी का कोई सवाल है? ऐसे ही है, बट पता क्या होता है, मैं बताऊं, उकताया उतार जो है वो बेसिकली समटाइम्स तो कुछ लोगों की होती है आदत को वो एकदम ही उकता जाते हैं। बट समटाइम्स चीजों को देखते रहते हैं और फिर वो एकदम जब करते हैं ना रिएक्ट, तो तब वो लगता है कि शायद उकता आ गया ये बंदा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, आजकल लोगों में सब्र कम है, ये है चीज। और वो मैंने बात की ना कि हर कोई लीडर बनने के लिए भी नहीं होता। कुछ की एबिलिटीज कुछ और होती हैं, तो उनको उस चीज में प्लेस किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा वहां परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय कि आप उन्हें धक्के से लीडर बनाओ। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को देख रही होती हूँ इर्द गिर्द के, जो कि
अगर उनको दूसरे रोल्स दिए जाए ना तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उनको जानबूझ के जो है वो इस चीज में डाला जाता है, और उससे जो है ना उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जो है ना वो खराब होती है, क्योंकि वो अपनी उस प्रॉपर जो स्किल सेट है उनका उस पर काम नहीं कर रहे होते, और वो दूसरी चीजों में चले जाते हैं, और उससे जो उनकी पहली स्किल होती है वो भी खराब होती है, और उनको ओवरऑल जो है वो फिर उसका उस तरह से आउटकम नहीं मिलता। देखें वही बात है ना कि आ जाते हैं समझा समझा के, नहीं समझ आती तो फिर आप छोड़ दें, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए समझने के लिए ना, समझाने के लिए दूसरे का समझने वाले का तैयार होना भी बहुत जरूरी होता है। मैं अब यहाँ बोलती रहूंगी, लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं होंगे और अगर आप इस तैयारी के साथ नहीं आएंगे कि हमने कुछ सीखना है, तो आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगी। यू विल से कि हमने टाइम वेस्ट किया, लेकिन अगर आप समझने के लिए आएंगे तो आप समझ जाएंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो समझना चाह ही नहीं रहे होते, आप जितना मर्जी उनको लॉजिक्स दे दो, उनको थ्योरीज दे दो, उनको जो है वो आप इवन, मैं एक बड़ी बात कहने लगी, आप उनको कुरानी का वर्सेस भी दे दो वो फिर भी नहीं समझेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उनकी वो शायद वहां तक वो जा ही नहीं पा रहे। तो बेहतर है फिर वहां आपका पीछे हटना बेहतर होता है, बजाय कि आप उकता कर वो चीज करें। अनएजुकेटेड किस सेंस में बच्चे पूछ रहे हो आप? बिकॉज अनएजुकेटेड में एक तो वो लोग आ जाते हैं ना जिन्होंने बिल्कुल मतलब स्टडी नहीं की होती, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डिग्री तो ली हुई है नाम नेहाद, लेकिन वो फिर भी एजुकेटेड नहीं है। तो किस तरह के अनएजुकेटेड पर्सन की अब आप? किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, और इस नाम है आपका, ये तो बच्चे आप जो है वो एक दफा माइक अनम्यूट करके पूछ लें, या मुझे एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह के अनएजुकेटेड पर्सन की आप बात कर रही हैं, फिर मैं आपको जरूर इसका। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि जो तो बिल्कुल एक तो चीज होती है कि कम्युनिकेशन में और समझाने में जो होता है ना, उसके लेवल पे आके समझाएं उस पर्सन को, उसके लेवल पे जो है वो देखे और उसके पेन पॉइंट्स को समझे ना कि वो किस पॉइंट पे बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल दूंगी पेरेंट्स की, क्योंकि मोस्टली जो है वो पेरेंट्स जो है वो कुछ के तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो 90s के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, मोस्टली बच्चों के। तो वहां उनसे सब बात करना, या उनको एक चीज पे कायल करना, या मैंने चला अगर पेरेंट्स को छोड़े ग्रैंड पेरेंट्स की एग्जांपल ले लेना, तो उनको भी बहुत सी चीजों पे कायल करना या उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें ये जरूरी है कि उनकी सबसे पहले तो एक चीज की उनकी लैंग्वेज क्या है और उनका पेन पॉइंट क्या है, उनका कंसर्न क्या है। तो वहां से आप उनको जो है पकड़ के उनको समझा सकते हो कि ये चीज ऐसे नहीं वैसे है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो एजुकेटेड है लेकिन फिर भी नहीं समझते, तो उसमें यही बात आती है, और दोनों में ये बात आती है कि समटाइम्स जो बंदा होता है ना अगला, वो समझना चाह ही नहीं रहा होता, वो इंतजार कर रहा होता है कि जब मामला बिगड़े और फिर मुझे समझ आएगी। ठीक है, जब प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे समझ आएगी। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि वक्त से पहले जो है चीजों को समझ कर भांप कर उनका जो है सोल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जब सर पे पड़ती है तब उसके पीछे भागते हैं कि ओ हो अब क्या हो गया, मुझे देखना है इस चीज को। तो फिर आप जैसे ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते, फिर ऐसे लोगों पे आप सब्र करें और अपना काम करें, मीनवाइल उनको अगर आनी हुई समझ तो वो आ जाएगी।
इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले, वरना हम अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करते हैं। ओके, यहाँ देखें अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में जो है बेसिकली ये कि एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू कंडीशन एंड नेविगेट चेंज इफेक्टिवली, कि आपने जो है एक न्यू कंडीशंस में किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करना है। और ये बहुत जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो कि जॉब्स जो है वो करते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से जॉब्स पे जाते हैं, इंटर्नशिप्स में जाते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा जरूरी होती है स्किल, कि वो किस तरह से खुद को उस नए एनवायरनमेंट में, उन नई कंडीशंस में अपने आप को जो है वो करें, सेटल डाउन करें। इसी तरह से जो हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ भी अडेप्टेबल होना जरूरी होता है। आप न्यू स्ट्रक्चर्स को, न्यू जो है वो मेथडोलॉजीज को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। और ये किस तरह से जो है वर्क प्लेस में हमारे साथ काम आती है, इसको हम देखते हैं कि दीज ट्रेड्स आर crucial for responding to evaluating demands and maintaining प्रोडक्टिविटी इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ये देखिए, जो हमारे पास नई नई डिमांड्स आ रही हैं इंडस्ट्री की, कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि जैसे एआई की वजह से बहुत ज्यादा जो चीजों में आई है, एचआर के काफी सारे काम जो है वो एआई रिलेटेड हो गए हैं, ऑटोमेशन पे चले गए हैं। उनको सॉफ्टवेयर नए नए सीखने पड़ रहे हैं, उनको नई नई चीजों के ऊपर जो है कमांड हासिल करना पड़ रही है। तो वो सारी चीजें जो है बेसिकली इसी में आती हैं। तो अगर आप अडेप्टेबल और आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप इनको कभी भी चीजों को अडेप्ट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ जो अभी बात की थी ना, तो प्रोएक्टिव सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कल हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे काफी ज्यादा बात की थी, लेकिन यहाँ देखे प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम को जो है वो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके ऊपर देखते तो। लेकिन कुछ लोग जो है वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब प्रॉब्लम बढ़ेगी और कब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो दीज बोथ आर द टू अप्रोचेस जिसके ऊपर लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बड़ा जरूरी है कि आप चीजों को, चैलेंजेस को समझने अर्ली, जैसे यहाँ देखें यहाँ अर्ली का वर्ड उसने यूज किया है ना, कि और मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगी, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू टॉक, टेक एक्शन एंड इम्प्लीमेंट solutions before issues। जैसे कि देखें कि कोई भी चीज है ना, अगर आपने करनी है तो आप उसको बाद में करने से पहले पहले करें, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी काम करना है विद इन अ टीम, विद इन एनीथिंग, तो आप उस जो है वो कोई भी चेंज लेकर आना है तो यू शुड कम्युनिकेट फर्स्ट, यू शुड एक्ट फर्स्ट, ठीक है। अर्ली उस चीज पे बात करें, बाद में बात करने का फायदा नहीं होता, ठीक है। व्हेन यू गिव द डिसीजन, या आपने कोई भी चीज अनाउंस कर दी, डिस्क्लोज कर दी, देन वहां काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आप जो भी मंतक दो, फिर रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन होता है। हम बचपन में पढ़ा करते थे ना न्यूटन के सेकंड लॉ में, सेकंड और थर्ड लॉ था उसका, कि उसमें जो है आई एम नॉट गुड एट साइंस और फिजिक्स एंड दी स्टफ, तो मुझे याद नहीं है, बट एक लॉ था उसका कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो उसमें वो टीचर एग्जांपल दिया करते थे कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप इसको थप्पड़ मारोगे, सिंपल सी बात है। तो उसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह से जब हम प्रोएक्टिव डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो वहां चीजें बड़ी स्मूथली चलती हैं। और अगर हम नहीं करते तो फिर जो है वो मसले क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या आपने भांप ली है प्रॉब्लम, तो उसको जो है वो अर्ली आइडेंटिफाई करके चैलेंज को सॉल्व करें। और अगर आप नहीं करते तो फिर जो अगर आपको वो मसला क्रिएट होता है तो फिर आप उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो ये चीज होती है। तो ये अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में ओपन माइंडफुलनेस जो है वो जरूरी होती है, कि ये आपको जो है वो आइडियाज और नई अप्रोचेस को जो है वो हेल्प करती है एक्सेप्ट करने में, उसको जो है वो अडेप्ट करने में। उन चीजों को जो भी नई अप्रोचेस आ रही हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो उनके लिए जरूरी होती है। एंड देन उसके बाद जो है रिजिलियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और आपको जो है वो
सेटबैक्स और जो भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे बिजनेसमैन के लिए बड़ी जरूरी होती है, लीडर्स के लिए जरूरी होती है कि कोई भी सेटबैक आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी हार्ड डिसीजन ले लिया, कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लेकिन वो चली गई, तो नाउ यू हैव टू बाउंस बैक, नाउ यू हैव टू मेक योर सेल्फ क्लियर अबाउट इट। तो आपको जो है वो उस चीज के ऊपर जो है वो बड़ा जरूरी होता है कि आप उन चैलेंजिंग सिचुएशंस में खुद को जो है संभाल पाए, और उसके लिए रिजीलियंस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दीज आर द 3 स्किल्स जो कि इंडस्ट्री रिक्वायर करती है एज एन इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ। ओके, बेटर कनेक्शन विद अदर्स में सबसे चीज होती है कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कनेक्शंस तभी डेवलप होते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो जब आपने दूसरों के साथ प्रोफेशनल कनेक्शंस डेवलप करने हैं, पर्सनल कनेक्शंस डेवलप करने हैं विद इन अ टीम, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी और ओपन होनी चाहिए। जो भी है जैसे भी है बताएं, ठीक है। अभी मेरी जो है वो मीटिंग चल रही थी मेरी टीम के साथ, तो मैं उनसे एक चीज यही कह रही थी कि आप लोगों को 15 दिन हो गए हैं, तो आप लोग बताएं आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी है। एंड दे वर लाइक गुड एक्सपीरियंस। मैंने कहा ये ऐसे नहीं बताना, पूरा खुल के बताएं कि अगर गुड है तो क्यों गुड है, बैड है तो क्यों बैड है। दिस इज समथिंग जो कि इम्पोर्टेंट होता है टू बिल्ड अप गुड कनेक्शंस। अगर आप ऐसे नहीं करते तो लोग फिर आगे से उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना आप कनेक्ट कर रहे हो। तो अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए सिंपल, अच्छी और बेटर और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो उससे जो है वो एक तो पर्सन जो है वो आगे कनेक्ट करते हैं, उनको पता चलता है चीजों का। दूसरा ये कि वो अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। मैम, हाउ टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स। अच्छा, उसमें ये कि मेंबर्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, तो पहली तो बात ये कि इस चीज का कोशिश करें कि मौका ना दें कि मेंबर्स आपस में लड़ भिड़ पड़े, ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि अगर आती भी है तो आप उनको लेकर आए, उनसे पूछें कि हाँ भी क्या मसला चल रहा है, ठीक है। आप उसका भी पूरा सुने मसला, उसका भी पूरा सुने मसला, और फिर अनफेयर हो के विदाउट एनी फेवरेटिज्म अपना आंसर दें। ये ना सोचें कि वो पुराना है, वो नया है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो उसकी डेजिग्नेशन बड़ी है, उसकी छोटी है, मैंने अगर उसे बुरा कह दिया तो वो क्या सोचेगा, उसे बुरा कह देगा तो वो क्या सोचेगा। तो ये कभी भी नहीं सोचना। एज अ लीडर यू हैव टू फेयर, ठीक है। आपने जो है बिल्कुल जो है वो इंसाफ के साथ एक डिसीजन लेना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन दोनों से बात करें, ठीक है। उसका भी पूरा सुने, उसका भी एक एक पॉइंट सुने और दूसरे का भी सुने। देन उसके बाद दोनों को एनालाइज करके देखे कौन गलत है और कौन ठीक है, और क्या उसका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन निकल सकता है। तो ऐसे ही आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये होता है कि समटाइम्स कुछ लोग क्या करते हैं, अगर जैसे एक की सुनी और उसकी मान ली, उसकी मान के दूसरे को गलत कह दिया, दूसरे की सुन ली और उसकी मान ली, या फिर एक की सुन के बस उसी की बात पे यकीन कर लिया, सुनना पसंद ही नहीं की। तो ये कभी भी नहीं करना होता। ऐसा बंदा कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता जो एक की सुनकर फैसला सुना देता है। हमेशा याद रखें कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव सुनने हैं, या तीनों पर्सपेक्टिव में जितने भी लोग हैं सबके पर्सपेक्टिव सुनने पड़ते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू अडेप्ट अ वन सॉलिड सॉल्यूशन और अ डिसीजन, ठीक है। और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। ये नहीं कि वो एक की सुन के बस ठीक है भी ये पत्थर पे लकीर है, बस यही होगा, बाकी जाए भाड़ में। वो जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए, कोई करता है तो करे। तो ये काम कभी भी नहीं करना। आई एम ट्राइंग टू यूज एज सिंपल एज पॉसिबल लैंग्वेज, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। बिकॉज आई नो आप सब स्टूडेंट्स हो, तो अगर आपको कोई भी चीज फिर भी नहीं क्लियर होती तो आप पूछ सकते हो। और ताकि आपको प्रॉपर मैं कोशिश कर रही हूँ और करूंगी भी कि आपको प्रॉपरली चीजें क्लियर की जाए। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं।
ओके, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं, आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ जो है बेसिकली पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो उसमें जो है वो कुछ चीजें जो है वो आपको फोकस करनी चाहिए, जिसमें जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स हैं, जो कि ऑलरेडी हम इनके पे काफी टेक्निकल डेवलपमेंट है, एंड उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप इसके ऊपर काम जरूर करें अपनी पर। इसको हमने इन डिटेल जो है वो काफी चीजों को हमने सीखा भी है। एंड देन इसके बाद जो है वो हम एक चीज देखते हैं कि आप किस तरह से इन स्किल्स को जो है वो डेवलप कर सकते हो, कहाँ से सीख सकते हो। यू कैन लाइक ट्रेनिंग इन वर्कशॉप, जैसे कि आप एक वर्कशॉप ले रहे हो, और हमारे YW में काफी सारी वर्कशॉप्स थी, तो होपफुली आप में से बहुत से लोगों ने वो भी अटेंड की होंगी। तो इसी तरह से आप डिफरेंट वर्कशॉप्स ट्रेनिंग अटेंड करके इस तरह की स्किल सीख सकते हो। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, तो वहां से सीखी जा सकती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकली करके, टीम जैसे लीडरशिप में आपने तो लीडरशिप करके सीखी जा सकती है। टेक्निकल स्किल्स परफॉर्म करके सीखी जा सकती है, ऐसे पढ़ के सीखी नहीं जा सकती। एंड देन इसके अलावा जो है वो फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन के थ्रू आप सीख सकते हो कि आप दूसरों से फीडबैक लो अपनी स्किल्स पर, और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, एंड देन उसको इम्प्रूव करते जाओ। दीज आर द 4 वेज टू डेवलप ऑल दीज स्किल्स। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें, जैसे छोटे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं हमारे पास जो है वो डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम्स, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से जो है वो आप अपनी ये स्किल्स जो एसेंशियल स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों के लिए वर्कशॉप हेल्पफुल रही होगी, और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी किए। तो थैंक यू सो मच। और इन स्किल्स को लाजमी इनको सीखें, इन पे काम करें, डेवलप करें, इफ यू वांट टू बिकम अ सीजन्ड प्रोफेशनल। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।